एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज है फ्राइडे। यहाँ पे जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात कर रहा है कि जो कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नव गोस्वामी, उनको जो बेल दी है उसके ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया है कि आखिर किस बेसिस पे जो है वो बेल प्रोवाइड की गई। यहाँ पे अब अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन है, तो उसके बाद अब यहाँ पे डेली एक ना एक एडिटोरियल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आता रहता है। बट आप ये सोचिए कि आपका जो यूपीएससी जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है, उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 250 वर्ड्स बस आपको पता होने चाहिए। ऐसे डेली आपको ये पेज भरने के लिए इतने सारे आर्टिकल्स जो है उनको कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई न्यू आर्टिकल आपको मिल रहा है बिल्कुल ही अलग, जिसमें पर्सपेक्टिव आपके लिए मिल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जैसे कि ये आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, उनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एम्बिट में लेके आया जा रहा है रेगुलेशन के लिए। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये आर्टिकल है IPL से रिलेटेड। तो जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अगर है भी तो वो कवर की जा सकती हैं कुछ ही कम टाइम में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देन ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि राइट टू वर्क जो है वो अभी इंडिया में क्या आ सकता है। राइट टू वर्क यहाँ पे क्लियरली जो मनरेगा है और नॉर्मली जो राइट टू वर्क है उसके बीच में क्लियरली डिस्टिंक्शन, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले आज का जो कैरिकेचर है उसको देख लेते हैं। इस कैरिकेचर में आप देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल प्रोवाइड कर रहे हैं अर्नव गोस्वामी को, और उसके बाद ये कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनको जो बेल है वो नहीं दी गई है, तो इसके ऊपर ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस कार्टून में। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पर्सनल लिबर्टी को सबसे ऊपर माना है। जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो एक पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसके बेसिस पे अंतरिम बेल जो है वो ग्रांट कर दी टेलीविज़न एंकर अर्नव गोस्वामी को। और लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे राइटर का कहना है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे एक्टिविस्ट जो हैं उनको जेल में डाल दिया गया और उनको बेल जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे एक वर्ड है इनकैर्सिरेटेड, मीन्स होता है जो पुट इन प्रिजन, मीन्स उनको जेल में डाल दिया गया और उनको भी ऐसे ही बिना किसी कॉज के जेल में डाला गया था, बट उनको बेल प्रोवाइड नहीं की गई है। अब यहाँ पे जो अरेस्ट है वो एक तरह से जो पर्सन है वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है, ऐसा राइटर का कहना है इधर पे। ये मेरे व्यूज़ नहीं है। द पर्सन इज सपोर्टिंग रूलिंग पार्टी, एंड जो महाराष्ट्र में जो रिजीम है उसके वो अपोज में है। तो ये एक अनवांटेड एक्सरसाइज नज़र आ रही है लॉ के बेसिस पे। अब यहाँ पे केस क्या है, जो अर्नव गोस्वामी हैं उनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस है वो चल रहा था। उनका जो इंटीरियर डिज़ाइनर था, उस इंटीरियर डिज़ाइनर का जो पेमेंट है इन्होंने जो है वो रोक लिया था। उस पेमेंट के ना देने की वजह से उसने जो है वो आत्महत्या कर ली, और जो है उसमें जो एविडेंस फाउंड हुए और उन एविडेंस के बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो की जा रही है कि अर्नव गोस्वामी को सबसे पहले जो है वो लोअर कोर्ट में गए और लोअर कोर्ट में बेल प्रोसीजर जो है वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसके बेसिस पे उन्होंने विदाउट लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको कंप्लीट हुए वो हाई कोर्ट में चले गए, जहाँ से हाई कोर्ट ने उनको
बेल जो है वो ग्रांट नहीं की और वापस लोअर कोर्ट में जाने को बोला। लेकिन जो अर्णव गोस्वामी हैं वो वापस से जो है लोअर कोर्ट ना जाके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस एक्सेप्ट कर लिया। बट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बात बोल दी कि पहले लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो मेरिट के बेसिस पे पूरी हो जाने दीजिए, देन इसके बाद जो हियरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो ये बात यहाँ पे उठा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जो ऑब्जर्वेशन है, इफ़ वी डोंट इंटरफेयर इन दिस केस टुडे, उनका कहना था कि इस केस को उन्होंने पर्सनल लिबर्टी से अटैच करके देखा है। तो उनका कहना था कि अगर आज इस केस के ऊपर जो है वो वर्कआउट नहीं किया गया तो हम जिस पाथ पे बढ़ रहे हैं वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन का पाथ है। तो ये बात इस आर्टिकल में बोली जा रही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल है, मीडिया रेगुलेशन दैट इज़ क्वाइट ओवर द टॉप। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो ऑनलाइन न्यूज़ है और करंट अफेयर पोर्टल हैं, जो फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हैं, उनको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंडर लाने का सोचा है। तो ये एक तरह से जो है ये जो एक्ट है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा राइटर का कहना है। बिकॉज ये एक फ्री प्रेस के ऊपर अटैक है। बिकॉज अगर जो पर्सन लेजिटिमेट न्यूज़ जो है वो शो कर रहा है और उसको अगर कोई रेगुलेट कर रहा है तो कोई कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रहेगा। और ये एक तरह से जो है वो टारगेट है सेक्शन, उस सेक्शन के ऊपर जो कि बोल्ड है और पावर मतलब जो गवर्नमेंट है उसको सच्चाई को दिखाने का काम करता है। अब यहाँ पे ये एक तरह से इस उस पार्टी की तरफ से आता है जिसके जो लीडर्स हैं वो अपने आप को जो जेपी मूवमेंट है उसके अगेंस्ट, जेपी मूवमेंट के साथ इन्होंने इमरजेंसी के अगेंस्ट फाइट की थी, ऐसा वो बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया जो है उसमें पहले से ही प्री सेंसरशिप है। मींस जैसे कि फिल्म्स हैं तो उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है वो फिल्म सर्टिफिकेशन रेगुलेट करता है। अब न्यूज़ मीडिया जो है वो ऑफिशियली उसके ऊपर कोई भी प्री सेंसरशिप नहीं है, बिकॉज उसको जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन वो उसको रेगुलेट करती है। बट यहाँ पे जो ये बात की जा रही है कि ये जो ओवर द टॉप जो न्यूज़ हैं, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म हैं उनको रेगुलेट करना और जो करंट अफेयर पोर्टल्स हैं, न्यूज़ हैं, उन सबको रेगुलेट करना, ये एक तरह से जो है वो प्रेस की जो फ्रीडम है उसके ऊपर जो है अटैक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बात ऑब्जर्व की है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको अपहोल्ड करना चाहिए, साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से दूर होना चाहिए। अब यहाँ पे केस की बात की जा रही है कि जो सुदर्शन न्यूज़ है उन्होंने कोई जो केस है वो शो किया था जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो है वो प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी भी चल रही है। अब लेकिन ये जो केस है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो उन्होंने जो है वो सेल्फ रेगुलेशन का प्रपोजल भी OTT प्लेटफॉर्म को दिया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने 2019 में अपने लिए जो है 5 कैटेगरी में उन्होंने बोला था कि हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट ने उनको डिनाई कर दिया था। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने जो ये केस किया है तो उसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म है वो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर आ जाएंगे। अब यहाँ पे कोर्ट जो है उसने अपने आप को जो है वो दूर रखा हुआ है। बात की जा रही है कि जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का उसको जो है वो मैनेज करती है, एंड TB जो है उसको न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है वो उसको मैनेज करती है। डिजिटल मीडिया को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी, लेकिन डिजिटल मीडिया जो है जो मोबाइल पे कोई भी जो पोर्टल है उसको ज़रूरत तो थी, बट
गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन उनको डायरेक्टली दिया है, इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो है अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू उसको रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो वो कोई एक रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है गवर्नमेंट, तो वो इस तरह से नहीं कर सकती, ऐसा राइटर का यहाँ पे कहना है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो कोविड-19 से भी लड़ रही हैं, साथ ही साथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से भी जो है वो लड़ रही हैं। अब इंडिया में जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा एक्ट है, उसके बेसिस पे जॉब को प्रायोरिटी दी गई है और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है हमेशा से ही बात की जा रही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कोई सिटीज़न जो है वो अपने आप को डिमांड कर सकता है राइट टू वर्क? क्या राइट टू वर्क जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट सभी हर एक पर्सन को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे? तो यहाँ पे जो है ये डिस्कशन दिया हुआ है। अब इंडिया में जो मनरेगा का सिस्टम है वो एक तरह से इस ऐसा है कि इंडिया में क्या उसका जो है वो राइट लीगल स्टेटस है राइट टू वर्क का। इंडिया में जो राइट टू वर्क के लिए एक लॉ है रूरल एरिया में, वो मनरेगा है। तो मनरेगा लेकिन एक स्टैट्यूटरी लॉ है जो कि उसमें अभी ऐसा दिया हुआ है कि जो पर्सन अगर उसको जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रही है गवर्नमेंट, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन वो कंपनसेशन जो है अगर लॉ में कोई अमेंडमेंट कर दिया जाता है या लॉ को ऑल टुगेदर स्क्रैप कर दिया जाता है, तो ये जो उनके हाथ से ये जो उनको सुविधा मिली हुई है वो चली जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जॉब जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। जीडीपी जो है वो जीडीपी में ग्रोथ जो है वो तो दिख रही है, बट जो जॉब है उनका जो नंबर है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बात की जा रही है। अब जो राइट टू वर्क है वो ऑफन इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड हैं और या फिर जो है वो काम की कमी है, तो इसको गवर्नमेंट जो है वो एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करके पूरा कर सकती है। बट यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है जो पॉलिसी मेकर का अटेंशन जिसको नहीं मिलता, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ है वो दोनों चीज़ों से आ सकती है कि गवर्नमेंट अगर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे या फिर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन को बनाना स्टार्ट करेगी तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट होगी। बी रेयरली डिस्कस पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ मींस पर पर्सन के ऊपर कितनी जीडीपी है। टोटल जो इंडिया की जीडीपी है उसको इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट पर कैपिटा जीडीपी। तो इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और उसके बाद जीडीपी जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इंडिया में लेबर जो है वो अबंडेंट है, बट उतनी कंडीशन में जो लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। और साथ में इंडिया में जो है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है और साथ में उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है, जिससे कि जो जॉब का जनरेशन जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे राइट टू वर्क जो है वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो डिबेटर्स हैं उनका कहना है कि डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जा सकता है। जैसे मनरेगा रूरल एरियाज़ में है, वैसे ही जो ये ड्यूट का कॉन्सेप्ट है वो अर्बन एरियाज़ में, अगर कोई स्कूल है, कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे पेंट करना है, फर्नीचर को रिपेयर करना है, तो उसके बेसिस पे जो है वो जॉब जो है लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए जॉब भी जनरेट कर दे, साथ में जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरेट हो जाए। जैसे यहाँ पे थाईलैंड का जो एग्ज़ाम्पल है उसको हमेशा दिया जाता है कि जो थाईलैंड है वहाँ पे जो जॉब है वो क्रिएट की गई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, हेल्थ में, साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया और लोगों को जॉब भी मिल गई। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं।
जहाँ पे गवर्नमेंट ये कर सकती है, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो दे ही सकती है, जिससे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होगा, साथ ही साथ लोगों को जो है वो काम भी मिल जाएगा और जीडीपी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने जो है 44 जो लेबर कोड हैं, लेबर लॉज हैं, उनको सबस्यूम करके 4 जो लेबर कोड हैं वो प्रिपेयर किए हैं। तो उसके बेसिस पे जो वर्कर्स के राइट हैं वो हार्म हुए हैं, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बिकॉज़ सबसे पहली बात यह है कि जितने भी जो ये लॉ हैं वो एप्लीकेबल होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब हैं, जो कि फ्रैक्शन है, बहुत ही कम मात्रा में गवर्नमेंट जॉब हैं, उन सारी जॉब में ही ये लेबर लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। एज अ होल हर एक क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे ये लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, बिकॉज़ जो हैं वहाँ पे उनको बहुत लिटिल ही लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। साथ ही उनके पास जो है अवेयरनेस बहुत कम होती है जो भी लेबर होते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।